क्या हुआ? हाँ, क्या पूछ रहे थे आप लोग मेरे से? अरे कुछ मत पूछा करो तो ही बढ़िया है। क्यूबिक में क्या प्रॉब्लम्स थे? 10 और 17 और बस तीन ना? 10, 16, 17। ओके। ना एक बुक दो, बुक। ओके। यस। हमारी सीट अलग अलग कर दूंगा। नहीं नहीं, पूछना पूछना बाद में, जब अलग अलग बैठ जाओगे तो क्लास के बाद ही होगा। यही है ना? देखो क्या करना है इसमें से। आप 4x³ + 8x² है ना? देखो सिंपल है। 4x² कॉमन लो तो ये बचेगा x + 2। टेक कॉमन -1। दिस इज ऑल्सो x + 2। नाउ 1 कॉमन इज x + 2 and 4x² -1 = 0। x + 2, इसको लिखो 2x² -1² = 0। x + 2, 2x + 1, 2x -1 = 0। x = -2, -1/2 and 1/2। राइट? दीज आर द थ्री वैल्यूज ऑफ x। अब क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3। अब समझो, 2x + 3 का वैल्यू बताना है। फर्स्ट वैल्यू कितना? -2। तो -2 पुट करो। 2 -2 + 3 -4 + 3 = -1। सेकेंड वैल्यू क्या है? -1/2 + 3 कैंसिल हो जाएगा। -1 + 3 = 2। 2 x की जगह पुट कर दो, ½ + 3, ये कैंसिल हो गया। 1 + 3 = 4। दीज आर द थ्री वैल्यूज ऑफ 2x + 3। और ये बना आपका ऑप्शन ए। कंप्लीट हो गया। इजी था क्योंकि आपने क्वेश्चन सही से रीड नहीं किया। आप पुराने फॉर्मेट पर जा रहे थे कि भाई अल्फा + बीटा + गामा से सॉल्व हो जाएगा। नहीं, वही बता रहा हूँ, लेकिन इक्वेशन कई बार हमें सॉल्व भी करनी पड़ती है, तो सॉल्व करना पड़ा तो सॉल्व कर दो। इसके बाद आपने क्या पूछा था? 10 के बाद 16। कहता है द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप पहले रूट फाइंड कर लो, उसमें से जो रेशनल होंगे वो हम देख लेंगे। तो क्या करते हैं, 10 के बाद आप आ जाइए 16 पर। 16 इक्वेशन पर ध्यान देना।
2p³ 2p³ माइनस कितना है p² माइनस 4p प्लस 2 और इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। p² आप कॉमन ले लो बेटा, तो 2p माइनस 1 और माइनस 2 कॉमन लोगे तो 2p माइनस 1। नाउ वन ब्रैकेट इज 2p माइनस 1, अदर इज p² माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो 2p माइनस 1 इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू, और ये जो रूट है ये रैशनल है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, और ये बना p² माइनस 2 इक्वल टू 0, p² इज इक्वल टू 2, और p क्या आएगा प्लस माइनस √2, और यहाँ 3 हो गए ना, 3 ही चाहिए थे 3 डिग्री में, लेकिन ये जो है वो इर्रेशनल है। सपोज आपसे इर्रेशनल पूछ ले, उसको r की जगह i तो बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इर्रेशनल भी पता होना चाहिए। तो p इक्वल टू हाफ, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और आपने पूछा था कौन सा, 17 नंबर, और देखो कहता है द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इफ 2 इज ए रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। देखो ये सीधा बोल रहा है, कहता है 2 इज ए रूट, 2 क्या है इसका, यानी आप x की जगह 2 पुट कर दें। इक्वेशन क्या है x³ माइनस, हाँ प्लस कितना है, और रूट कितना दिया, तो बाई पुटिंग x इज इक्वल टू, पुट कर दो 2³ 8 माइनस k प्लस 1 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। 8 माइनस 2k माइनस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 8 में से 2 माइनस करो 6, और माइनस 2k प्लस k माइनस k हो गया, माइनस k को कहां ले जाओ आप, राइट साइड में ले जाओ, तो 6 इक्वल टू कितना आ गया k, और ये आपका बना ऑप्शन फिनिश। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, अपन चल रहे हैं इसमें परमुटेशन पर। चैप्टर नंबर 5 है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। तो इसमें क्या दोनों चीजें एक साथ ही शुरू करेंगे। पहले मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉन मैथ वाले हैं, तो सारी बेसिक चीजें बताऊंगा जितनी चीजें इसमें यूज होती हैं। और वैसे भी जो आज का जितना कुछ भी है ना, जो बेस है, अगर वो आपको अच्छे से आ जाता है तो फिर कल से आपको प्रॉब्लम क्लास में नहीं आएगी। तो आप लिखूं बेसिक कंसेप्ट्स, थ्योरी लिखने के लिए तैयार रहो। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर कितना है ये, 5 होगा। ये मैंने पहले इसलिए लिया है कि जो आपका स्टैटिक्स चल रहा है, जैसे वो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो बीच में छोड़ दिया वो लीनियर इनइक्वालिटी वाला, वो अपन इसके बाद ले लेंगे, राइट। तो ये चैप्टर नंबर 5 है। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखो आप, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बुक की आज जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिखते चलो। फैक्टोरियल क्या लिखोगे, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इज सेड टू बी, या इज नॉन एज लिख दो, इज सेड टू बी फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? एक ही बात है ये दोनों, लेकिन मैं इसे यूज करता हूं, इसलिए आप यही यूज करेंगे, सिंपल। ठीक है ना? है तो उससे क्या फर्क पड़ता है जब बोल दिया, एक ही बात है। ओके, अब देखो फैक्टोरियल n का क्या मतलब होता है। फैक्टोरियल n, ऐसे डैश लगाना, उसके बाद लिखना फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 1 0। देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1, 2 का मतलब है 2 इंटू 1, 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 4 3 2 1, कितना हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 8 तक आपको हमेशा लर्न रहना चाहिए। फैक्टोरियल 0 1 होता है, ऐसा क्यों होता है इसको अपन वी विल डिस्कस दिस लेटर, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फैक्टोरियल 6 पे आ जाओ, 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये कितना होता है 720 5040 4032 0। अब देखो बेटा, फैक्टोरियल n, बेसिकली n का मतलब है n इज ए नेचुरल नंबर। अगर n 100 है तो हम 100 से शुरू करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 98, और हमें एंड कहाँ पर करना है 1 पर आकर, कहाँ पर आकर करना होता है 1 पर। तो n, फिर उसमें से एक कम कर दिया n-1, फिर उसमें से एक और कम कर दिया, ऐसे अपन चलते गए, है ना। लास्ट में क्या आएगा 3 2 1। बात समझ में आ गई? यहाँ पर n का मतलब समझ गए आप कि जैसे n 100 है तो सबसे पहले कौन होगा 100, फिर 100-1 99, फिर 100-2 98। तो यहाँ पर n का जो सेंस है, n इज ए नेचुरल नंबर, कि n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो वो इसी ऑर्डर में चलेगा, और चलते हुए लास्ट में उसे कहाँ आना होगा 1 पर। करेक्ट है? अब इसमें एक बात ये हो गई, दूसरी बात क्या है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे मान लो -4, अब अगर -4 मैं यहाँ लिख दूं तो -4, फिर 1 माइनस किया तो -5, -6 -7 -8 -9 10, वो ऐसे बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा क्या, कि फैक्टोरियल ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जो फैक्टोरियल होता है वो क्या नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता है। मतलब उसका जो वैल्यू होता है वो पता नहीं क्या होता है, क्योंकि वो कभी 1 पर तो आता ही नहीं है। तो जो डेफिनेशन है वो उस डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो आप नॉट डाल करके लिख लेंगे, नॉट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ ए नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये आप याद रखें।
अब एक होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिफाइन तो होता है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर कोई बात ही नहीं करेंगे। बोलो करेक्ट। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। अब देखो छोटी छोटी चीजें बताता हूँ कि हमें फैक्टोरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। जैसे सपोज कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 98। अब ऐसा नहीं करना कि आपने 100 से 1 तक लिखना है। देखो 100 इंटू 99 इंटू 98, और जहां पर आपको फैक्टोरियल लगा दिया स्टॉप, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 98 के अंदर आगे के जितने भी 98 है वो सारे आ गए। समझ गए मेरी बात। और अपॉन में क्या आ गया, 98 से 98 हो गया कैंसिल, और आपका आंसर बन गया 9900, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल 2 देखो, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये है। अब ये तो सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है ना, पहले आप इसको समझ लें। इसमें क्या करना होता है, आप जैसे 3 टाइप है इसमें, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। बोलो बात समझ में आ गई। अब आप 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को लेंगे कॉमन, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 12, एग्री। अब ये बना आपका 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, और एलसीएम कितना आया 12, तो यहाँ 12 आ गया, 4 आ गया, प्लस 1 आ गया, सही है। तो 12 और 4 16 और 1 17 अपॉन 24। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो इसको सीधे कर देते, फैक्टोरियल 2 को 2 लिख देते, फैक्टोरियल 3 को 6 लिख देते। अगर फैक्टोरियल 30 40, अगर फैक्टोरियल 30 31 32 होता तो थोड़ी लिख देते। तो आपको किस पे जाना, प्रोसीजर पे, कि क्या करना होता है कि जैसे 3 क्वेश्चन मेरे पास हैं, 3 फैक्टोरियल है, तो मुझे कहाँ पर आना, उनमें से छोटे वाले फैक्टोरियल पर, और फिर मैं उसको कॉमन लूंगा। तो वो बिल्कुल सिंपल, जैसे हम फिर फ्रैक्शन को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं। बोलो करेक्ट। बात समझ में आ गई आपको। अब मैं इसमें एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन है सॉल्व 4x, सॉल्व 4x, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, x अपॉन फैक्टोरियल 8। अब जैसे ये कोई इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें सबसे छोटा कौन है, तो बेटे अपने को क्या करना है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन 7 इंटू फैक्टोरियल 6, x अपॉन यहाँ क्या था 8 7 इंटू 6। अब 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को क्या लिया, कॉमन लिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन 7, x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 1 अपॉन कितना था, इसको पूरे को आप कैंसिल कर दो, फैक्टोरियल आपका खत्म हो गया। अब नाउ इट्स ए सिंपल क्वेश्चन, कितना बन गया 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 इंटू 7, 7 से गया 7, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। बोलो बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल नंबर 4, अब आप मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्या था, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, फिर 7 और फिर 8। अब जैसे सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 1 अपॉन फैक्टोरियल 10, 1 अपॉन फैक्टोरियल 11, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 12। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा 144। डायरेक्ट कैसे कर दिया,
आप इसको ध्यान से देखो, इसकी जो कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8। तो अब वो सब सॉल्व होना शुरू हुआ तो सारा कुछ कैंसिल होकर 8 8 जा 64 बचे। मतलब जो लास्ट वाला था x अपॉन फैक्टोरियल 8, जो x के अपॉन में होता है उसका होल स्क्वायर बनता है। अगर आप इसको सॉल्व करें, आप ट्राई करें बेटा पहले की तरह इसको सॉल्व करके देखो, 44 आता है क्या, 144 आता है क्या, करो सॉल्व। ठीक है ना, क्योंकि फिर इसका एक खतरनाक रिजल्ट बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 को आप सॉल्व करो, जो आंसर मैंने लिखा वो उसका आना चाहिए। आ रहा है, गुड। अब देखो क्या होता है कि जैसे आपको ये वाला सिस्टम आता है तो वो क्या करता है, इनमें थोड़ा स्लाइड चेंज कर देता है और हमें दिक्कत हो जाती है। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन और बना दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर 5, 1 अपॉन n-2, 1 अपॉन n-1, x अपॉन फैक्टोरियल n, राइट, और x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन वैसा ही है। अगर आपको पैटर्न आता है, वैसे मैं जनरली डायरेक्ट तो अपन इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या आया था 12 का स्क्वायर, तो इसका आंसर n स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो वही सिस्टम है, देखो ध्यान से समझना। n अगर है तो n से डरना नहीं है कि भाई ये n है और ये उससे एक कम है और ये एक और कम है। जहां भी स्टॉप करना है, जैसे फैक्टोरियल 13 है और आपको फैक्टोरियल 10 पे स्टॉप करना है, तो 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल। जैसे ही फैक्टोरियल लगाया आगे लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अब इनमें से n, ये उससे कम है ये उससे कम है, तो हु इज द स्मॉलर, n-2। अपन क्या करेंगे, 1 अपॉन, अरे क्या हुआ, ये कहां से आ गया, हाँ, तो ये क्या था, n-2, राइट, और इसको आप लिखोगे n-1 और n-2, एग्री और नॉट, और x अपॉन इसको आप लिखोगे n-1 n-2 फैक्टोरियल। ओके, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। अब लेफ्ट साइड में क्या कॉमन है, 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, 1 प्लस 1 अपॉन n-1 x अपॉन n-1 n-2 का, और ये हो गया कैंसिल, राइट। अब देखो क्या बचा, एलसीएम ले लो। हाँ, एक मिनट, लिख रहे थे आप लोग, ले लो। थर्ड वाला मतलब, थर्ड में 1/6 प्लस 1/7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, ये था। हाँ हो गया। अब देखो, अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम बोलो, n-1 प्लस 1 अपॉन में क्या है, n-1 इज इक्वल टू n इंटू, अब देखो n-1 से और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू क्या आ गया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ रहा है आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब पहले मैं आपको बताऊंगा एनपीआर और एनसीआर, है ना।
उसके बाद फिर परमोटेशन और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बताऊंगा। यानी सबसे पहली चीज क्या होती है कि परमोटेशन और कॉम्बिनेशन को ओपन करने के लिए हमें फैक्टोरियल की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको दो फार्मूले ओपन करने सिखा रहा हूं, एनपीआर और एनसीआर। तो नेक्स्ट लिखो आप, ये हो गया यहां तक। अब आप लिखो एनपीआर ओपनिंग। कि कैसे हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं, ठीक है ना, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। देखो एन पी आर, एन जो है वो इसके हेड पर है और आर जो है वो इसके फुट पर होता है। एन पी आर का मतलब होता है बेटे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, करेक्ट। और हम क्या करते हैं, जैसे एन को 6 ले लेते हैं, 6p0, 6p1, 6p2, 6p3, 6p4, 6p5 और 6p6, इनको सबको सॉल्व करते हैं, इससे हम सीख जाएंगे। ये एक सिस्टम होता है। जैसे आप 7 को पकड़ लो, आप घर पर जाना तो आप 7 को होमवर्क में ले लेना, 7p0 से शुरू करना और 7p7 तक। तो इससे क्या फार्मूले का हमें अच्छा नॉलेज हो जाता है। अब देखो एनपीआर क्या होता है, फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 0, समझ गए, 6 अपॉन 6 माइनस 1, फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 2। 6 - 2 मतलब सीधा 4 ही लिखोगे आप उसको। 6p3 का मतलब फैक्टोरियल 6/6 - 3, फैक्टोरियल 6/6 - 4, फैक्टोरियल 6/6 - 5 1, है ना। 6p6 का मतलब है फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 0। एनी प्रॉब्लम? 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद पता लगेगा, ठीक है ना। अब ये कितना आएगा, 1 आएगा। इसको लिखेंगे 6 × फैक्टोरियल 5 और अपॉन में कितना फैक्टोरियल 5। तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, सही है। कितना आ जाएगा, 30। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब धीरे धीरे हम अपनी कैलकुलेशन को अपने आप ही सॉर्ट करते चले जाएंगे। अब हमें पता है 4 कैंसिल हो जाता है, तो वाई नीड टू राइट द 4, है ना। तो अब मैं इसको कैसे लिखूं, 6 5 × 4 बस। तो 5 4 = 26, 26 = 120, राइट। ये क्या बनेगा, 6 5 4 3, क्योंकि आगे फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 ने क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो कितना बन गया, 3 4 = 12, 5 × 60, 6 × 360। इसमें तो सीधा आपको मैंने एडवाइस किया है कि आपको फैक्टोरियल 8 तक कम से कम लर्न होना चाहिए। कहां तक, 8 तक। तो फैक्टोरियल 6 होता है 720/1 का मतलब कितना हो गया, 720, राइट। फैक्टोरियल 6 होता है 720 और 0 होता है 1, तो कितना आ जाएगा, 720, राइट। कोई प्रॉब्लम आपको? तो ओपनिंग समझ में आ गई किसकी, एनपीआर की। अब लिखूं एनसीआर ओपनिंग, नोट कर लो, कर लो। होमवर्क में आप क्या करेंगे, 7p0 से शुरू करके और 7p7 तक। तभी मैंने बोला था कि आज हम सारी बेसिक चीजें करेंगे, बुक से हम कल शुरू करेंगे। तो ये जितनी चीजें आज मैं आपको करा रहा हूं ये सब आपको अच्छे से आ जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलें। आप लिखो बेटा एनसीआर ओपनिंग।
ये क्या था, एनपीआर था, एनसीआर। देखो एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फार्मूला होता है किसका, एनसीआर का। अब देखो 6C0, 6C0 करो अप्लाई, क्या बनेगा, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 0 और 6 - 0, 6C1, 6C, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 1 और 6 में से 1 माइनस किया, ये बनेगा करेक्ट। 6C2, 6C, फैक्टोरियल 6, फिर आर की जगह कौन है 2 और एन माइनस आर कितना हो गया 4। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसमें फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1/फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 तो 1 ही होता है। इसको क्या लिखोगे, 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 5, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, करेक्ट है। इसको क्या लिखोगे, 6 5 × 4/फैक्टोरियल 4, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बोलो राइट। 6C2 के बाद क्या आ रहा है, 6C3, कहा था फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 भी था क्या, तो ये लो, तो 30/2 कितना हो जाएगा। अब आ गया 6C3, देखो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और n माइनस r। अब यार 6 5 4 और 3 है ना, और एक फैक्टोरियल 3 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और एक फैक्टोरियल 3 को 6 लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, 6, और 5 4 × 20, राइट। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 × 2 × 1, तो एक फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, और 3 × 2 × 1 कितना हो गया, 6। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा थोड़ा टफ होता जाएगा, बट इसको फिर अभी नेक्स्ट पेज पे मैं एकदम सिंपल कर दूंगा वापस से। एक बार आप ओरिजिनल सीख लो। 6C4 फार्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 6, फिर फैक्टोरियल 4 और 6 - 4 2। अब क्या लिखेंगे, 6 5 और कितना 4, क्या लिखेंगे 4, और 4 और फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, 6 5 × 30/2 कितना हो गया 15। 6C5 बोलो फार्मूला, फैक्टोरियल 6, 6 में से 5 माइनस किया 1, यहां पर क्या आ गया 1, तो क्या बना, 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, क्या आ गया 6 आ गया। 6C6 फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, और जब n माइनस r तो ये कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया 1। बोलो समझ आया। देखो इसमें कुछ खास बात है, क्या रिपीट हुआ है, देखो ध्यान से, 1 6 15 20 15 6 1, नहीं समझ में आया है। 6C4 6C2 क्या था, सेम था। रीजन क्या होता है, देखो आप समझना, अभी अभी बता दे, अभी बैक कर दो। देखो इधर देखो, 6C4, तो जब फॉर्मूला लगाते हो तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4 और 6 में से 4 माइनस किया 2, और 6C2 क्या होता है, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, n माइनस r। तो इसका मतलब 6C4 को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी जब वही वैल्यू रिपीट हो रही थी। पहले आप एक काम करो, बैक वाला लिख लो जिसने लिखना था, फिर इसको मैं बहुत शॉर्ट करता हूँ अभी।
हो गया। अब लिखो, हेडिंग लिखो, शॉर्टकट ऑफ एनसीआर ओपनिंग। ये ओरिजिनल था, ये कौन सा था? ओरिजिनल तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? शॉर्टकट किसका? शॉर्टकट ऑफ एनसीआर ओपनिंग। बहुत ध्यान से समझना, दो चीजें बताऊंगा मैं आपको, एक 6 और एक 7। आप कहोगे 6 तो बता चुके, बट वो तो ओरिजिनल था ना, फर्जी वाला नहीं था ना। अब की बार ऐसा बताएंगे फटाफट सॉल्व हो जाएगा। देखो समझना, 6C0 है ना, 6 में से 0 माइनस करो, 6C6, ये दोनों इक्वल होते हैं। ऐसा देखा था ना वहां पे, जो फर्स्ट था वो किसके इक्वल था? लास्ट के। फिर बेटे 6C1 किसके इक्वल होता है? 6C5 के, राइट। उसके बाद 6C2 किसके इक्वल होगा? 6C4 के। और लास्ट में क्या आएगा? इसमें तो 3 का 3 रहेगा, इसलिए दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि अगर इसका मतलब सपोज कि मेरे को क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए? 100C98, तो मुझे 98 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं 100C2 को सॉल्व करूंगा, क्योंकि 100C98 जो होता है वो 100C2 के इक्वल होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझें, यहां आ जाइए, इस पर आइए आगे। इसमें देखो, चलो लास्ट से शुरू करते हैं। इसमें नीचे क्या है? आप लिखना बेटे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 to 1। क्या लिखना? और 6 को लिखना 654, 654। अब 3 2 जा 6, क्या आंसर आ गया? डायरेक्ट, कोई फार्मूला नहीं है। समझ आया क्या बताया मैंने? कि नीचे वाले को सी में, पी में नहीं करना है ऐसा, इसमें सी में। सी में क्या करते हैं? 3 2 1, 3 डिजिट हो गए, उतने डिजिट ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों को 654 कैलकुलेट कर दो, हो गया। अब इस पे आ जाओ, 64 को नहीं कैलकुलेट करना, 4, क्योंकि 64 किसके इक्वल होता है? 62 के। नीचे कौन है? 2 है ना, तो 2 into 1 और 6 into 5, 6 5 जा 30/2 इजी है कि नहीं? नीचे 1 है, ऊपर 6 है, 6 हो गया। और ये 1 होता है, याद रखना, ये क्या होता है? 1 होता है। 6C0, 6C0, सी में कोई भी जीरो हो, 100C0, 20C0, सारे के सारे क्या होते हैं? 1 होते हैं। ओके, अब एक नया सिस्टम लेते हैं, शुरू करें। क्या क्या डाउट है? नीचे क्या आ जाए? नीचे जितने डिजिट है ऊपर उतने डिजिट रखने हैं, ये तो शॉर्टकट है। आप समझे नहीं, ये चीज वही है। देखो आपको बेवकूफ बनाया मैंने, चलो इजी बता करके। आप फार्मूला अप्लाई करते तो आप क्या करते समझना, फैक्टोरियल 6, फिर फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, यही करते हैं। फिर 6 को क्या लिखते? 6 5 4, और क्या लिखते? 3, ऐसा ही लिखते ना। और इस 3 के नीचे 3, और इस 3 को क्या लिखा? 3 2 1, और ये क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको क्या किया, उस सब चीजों से बचा लिया। किससे बचा लिया? बेसिकली फार्मूला अप्लाई करने से बचा लिया, और आपको सीधा सिस्टम बताया। क्या? कि आप नीचे वाले को देखो, 3 डिजिट है, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, 3 2 1। इससे क्या बेटा, कैलकुलेशन करने में आपके लिए इजी हो जाएगा। नाउ यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कि जिसने बोर्ड का पेपर करना है, या 11th क्लास की, इसके पास टाइम सफिशियंट होता है, टाइम की कमी नहीं होती है।
उसके पास क्या होता है, टाइम की कमी नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो अपना पेपर आराम से कर लेता है। बच्चे कई कई बच्चे ऐसे होते हैं 3 घंटे का पेपर तो मैंने 1.5 घंटे में कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। तो लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं है, कंपटीशन में जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना, टाइम की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो ओके, बात समझ में आ गई। ऐसा क्यों है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब इस बात का है कि सर ने हमें ये बताया है कि नीचे 3 था तो उन्होंने बोला था 3 2 1 1 तक आना है, और जितने डिजिट नीचे हैं उतने डिजिट ऊपर लिखने हैं, किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बस बात खत्म, नो क्वेश्चन। ओके, अब मैं आपको इसको प्रैक्टिस करा देता हूं। सर रिपीट करो शॉर्टकट वाला, हाँ करते बेटा। देखो सुनना, अब सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली कि 7C0 7C7 इक्वल टू क्या होता है, 1। कोई भी जीरो सी में, जैसे NC0 7C0 8C0 सारे 1 होते हैं। अब दूसरा क्या बनेगा, 7C1 किसके इक्वल होगा, चलो आप 6 को भी छोड़ो एक बार, 7C1 को लिखेंगे 7/1 इक्वल टू 7, राइट। 7C2 क्या बनेगा बेटा, 7 × 6 2 इंटू 1 42/2 कितना 21। 7C3 नीचे 3 है ना, 3 2 1 पहले नीचे वाले को लिखना है, ऊपर 7 6 5 3 2 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 35। ओके, अब क्या आएगा नेक्स्ट, क्या हुआ नेक्स्ट, क्या आएगा बोलो। 7C4 को सॉल्व नहीं करना, 7C4 7C3 के इक्वल होगा। 7C5 7C6 किसके इक्वल होगा, 7 में से 3 माइनस करो, सिंपल। 7C4 7C3 के इक्वल होगा, 7 में से 2 माइनस कर 5, तो 7C5 7C2 के इक्वल होगा। 7 में से 6 माइनस करो 1, तो 7C6 7C1 के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो यहां पर लिख लो, एक तो ये कि NC0 1 होता है, क्या होता है 1, और NCR क्या, NCR होता है NCN-R। बात समझ में आ गई। NCR, R इसको कहते हैं, किसके इक्वल होता है, NCN-R के। तभी तो मैं बोल रहा था कि जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लो कि आपको क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने के लिए 100C 98, तो डर मत जाना, 100C2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 100C2 के। और बहुत सिंपल है, नीचे 2 इंटू 1 है और ऊपर 100 इंटू 99 है, कितना मल्टीप्लाई आ गया 4950। आई थिंक अगर मैं सही हूं तो, नहीं कैलकुलेशन कई बार मिस्टेक भी हो सकती है। समझ आ गया आपको। तो ये अब सीख गए आप दोनों ओपनिंग। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों का काम क्या है और उसको हम कब कब यूज करते हैं। क्योंकि अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपने क्वेश्चन रीड किया और आपको पता ही नहीं लगा ये परमोटेशन का था, आपने फार्मूला लगा दिया कॉम्बिनेशन का। और सबसे कंफ्यूजिंग इसलिए है कि आप जो मिस्टेक करोगे और आंसर जो आएगा वो ऑप्शन के अंदर होगा, क्योंकि इसमें जो मिस्टेक होती है वो मल्टीप्लाई में होती है। जैसे अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर 400 है तो उसमें 200 भी होगा, उसमें 100 भी होगा, उसमें 800 भी होगा। अगर आपने गलती से 2 से मल्टीप्लाई ज्यादा कर दिया तो वो भी अवेलेबल है, और डिवाइड कर दिया वो भी अवेलेबल, यानी मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा है। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस ही नहीं है। एक में एक फार्मूले में नीचे आर था और एक में नीचे आर नहीं था। देखो एक था फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एक में डिनोमिनेटर में एक आर और लगा हुआ था। तो पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये दोनों क्या होते हैं और इनको हम कब कब यूज करते हैं। शुरू करें, आगे ले जाएं पेज को। अब देखो बेटा,
जैसे आप समझ लो कि एक क्या है कि ये 3 चेयर हैं। क्या है? 3 चेयर्स। ए, बी, सी, दीज आर द 3 चेयर्स। और आपको एक ऑर्डर दिया गया कि जाओ 2 चेयर उठा लाओ। तो आपने सोचा कि यार ए भी ले चलता हूं। आप ये 2 ला सकते हो, या फिर आप ये 2 ला सकते हो, या फिर आप ये 2 ला सकते हो। ठीक है ना? और एक ऑर्डर दिया गया कि आप 2 चेयर लेके आएगा और उनको यहां पर लाकर रखना है। अब आपने क्या किया कि आप चेयर तो पहले ही ले आए थे, ए बी, और क्या था, बी सी, और क्या था। अब आपने सोचा, बोले यार एक काम करता हूँ, ये बी वाली चेयर इधर रख देता हूँ क्योंकि त्यागी सर बैठ गए तो थोड़ा मजबूत चेयर चाहिए। अब आप अरेंजमेंट बना रहे हो। क्या बना रहे हो आप? क्योंकि जब आपको चेयर रखने के लिए बोला गया तो आप क्या कर रहे हो? चेयर्स को अरेंज कर रहे हो। और जब आप अरेंज करोगे तो ए बी को आप बी ए बी कर सकते हो, और बी सी को आप क्या लिख सकते हो? सी बी लिख सकते हो, और ए सी को आप क्या लिख सकते हो? सी ए लिख सकते हो। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये क्या था? सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। 3 आर्टिकल थे, मैंने आपको बोला आप 2 आर्टिकल लेकर आइएगा। तो आपने क्या किया? 3 आर्टिकल्स में से आप 2 आर्टिकल ले आए। तो दीज आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को सेलेक्ट करने के तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, कि हम कितने तरह से आर्टिकल को चुनकर ला सकते हैं। कि मैं एक वेज मेरा ये है कि मैं ए बी ला सकता हूं, अदरवाइज मैं बी सी आर्टिकल लेके आ सकता हूं, या मैं ए सी आर्टिकल लेके आ सकता हूं। एग्री हैं आप मेरी बात से? तो ये क्या है? नंबर ऑफ सिलेक्शन है, और इसमें ये कितने वेज हैं? 3। और परमोटेशन ये कॉम्बिनेशन होता है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। और नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जब अरेंजमेंट होता है तो उसमें सिलेक्शन तो अपने आप ही होता है। भाई पहले आप चेयर आर्टिकल्स को लेके आए, है ना, लेके आने के बाद आपने क्या किया? उनको अरेंज किया। तो आर्टिकल लाओगे नहीं तो अरेंज कैसे करोगे? है ना? तो नंबर ऑफ सिलेक्शन विद अरेंजमेंट, यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? परमुटेशन। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? अब ये कितने, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने? इसमें 6। अब मैं देखता हूं कि ये जो 3 और 6 मैंने बनाए, ये सही है क्या? फार्मूला देखते हैं। मैंने क्या बोला कि ये कौन है? ये कॉम्बिनेशन है। क्या बोला मैंने? ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। और इसे मैंने क्या नेम दिया? परमुटेशन। परमुटेशन, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि कॉम्बिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कहते हैं। परमुटेशन को मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार सिर्फ सिलेक्शन है या अरेंजमेंट है। जहां अरेंजमेंट है वहां पी लगेगा, जहां सिलेक्शन है वहां पर सी लगेगा। धीरे धीरे आपका नॉलेज, जैसे हम क्वेश्चन रीड करते जाएंगे, आगे आपको पता लगता जाएगा। अब मैं ये बताने देना चाहता था कि ये तो मैंने क्या किया? काउंट करके लिखा। क्या मेरा फॉर्मूला सही था? क्या क्या वो इतने आंसर देगा? मेरे पास कितने आर्टिकल थे? 3। और 3 आर्टिकल्स में से मैंने आपको कितने आर्टिकल सेलेक्ट करने के लिए बोला? 2। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। तो एक फॉर्मूला तो मेरा बना 3C2। तो 3C2 का हो गया 3C1। नहीं समझे? जब मैं 3C2 को सॉल्व करूंगा, 3C2, 3 में से 2 माइनस किया 1, ऐसा बताया था अभी कि 3C2 किसके इक्वल होता है? 3C1 के। तो 3/1 इक्वल टू कितना आएगा? 3। तो यार 3 था, इसका मतलब ये सही है। क्या मतलब क्या है ये? अपन 4 आर्टिकल में से 2-2 चूज करके और देख लेंगे, जिससे अपनी ओपिनियन जो है, थिंकिंग लेवल जो है वो अच्छा हो जाए। अब इधर आ जाओ परमोटेशन में। परमोटेशन क्या करता है? अरेंजमेंट। 3P2। अब ये फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n, और अपॉन में क्या होता है? फैक्टोरियल n-r। तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6/1 इज इक्वल टू 6। बोलो, बात समझ में आ गई? आप क्या बोल रहे थे? फैक्टोरियल 0 क्या होता है? फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 इसीलिए होता है कि आपने चेयर लाकर रख दिए और कोई अरेंजमेंट किया ही नहीं। मैंने बोला 2 चेयर ला के रख दो, आप सुनो, ला के रख दिया आपने, और आपने क्या नहीं किया? कोई
अरेंजमेंट नहीं किया, तो भी एक अरेंजमेंट तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि आपने रख तो दिए ना दो चेयर ला करके, आपने बिना सोचे समझे रखे, आपने आपने नहीं देखा कि मुझे इधर मजबूत चेयर रखना है, इधर सर बैठेंगे, ऐसा आपके दिमाग में कुछ नहीं है, सिर्फ रख दिए। फैक्टोरियल 0, कोई अरेंजमेंट नहीं किया मैंने, चेयर को मैं लाई और मैंने क्या किया, चेयर ला करके रख दिया, जब मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया फिर भी एक हो जाता है, इसलिए फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ गई आपको? ओके, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलो। वो अभी अपन फार्मूले से सॉल्व करके बता देते, ठीक है ना? तो परमोटेशन क्या हो गया, परमोटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब क्या करते हैं, इनकी ओरिजिनल डेफिनेशन बनाते हैं। ये तो ऐसे समझा दिया कि भाई ये नंबर ऑफ सिलेक्शन है, ये है। अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे समझना, इफ वी हैव द एन डिफरेंट आर्टिकल्स, कितने, एन सी आर है ना, तो एन का मतलब क्या है, एन डिफरेंट आर्टिकल्स, और मैंने आपको सिलेक्शन करने के लिए बोला, जैसे मैंने बोला 5 आर्टिकल है, वहां से आप 3 उठा लो। ओके, तो एन कौन है, 5 है, और आर कौन है, 3 है। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला कि 5 डिफरेंट आर्टिकल वहां हैं, उसमें से आपको कितने लाने हैं, 3 डिफरेंट आर्टिकल्स लेके आने। तो इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर, एनसीआर का मीनिंग होता है कि अपने को क्या करना है, एन डिफरेंट आर्टिकल्स में से सिलेक्शन करना है आर डिफरेंट आर्टिकल्स का। लिखो आप, ये हो गया आपका, लिखो एनसीआर मींस, एनसीआर मींस selection, sorry, number of ways of selection, number of ways, number of ways of selection, number of ways of selection of our different articles, of our different articles from n different articles, different article। बात समझ में आ गई कि अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर आर्टिकल, आर आर्टिकल सेलेक्ट किए, डिफरेंट, सब डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। अब आप बोलोगे जब सेम होगा तो क्या होगा, आने तो दो वहां तक, अभी अपन एक एक करके चीजों को सीख रहे हैं, तो फिर सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट आर्टिकल, सारे आर्टिकल अलग अलग हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को अपन वो ABCD लाकर दे देते हैं सिंपल, और वो अपने आप ही वो ऐसे ऐसे रख रख के खेलता रहता है, और वो उससे कुछ बोलना सीख जाता है। तो ABCD वो सब डिफरेंट टॉयज हैं उसके पास, वो उसमें से कभी कुछ बनाता है, कभी ऐसे BAT बैट बनाता है, कभी TAB टैब बनाता है, कभी CAB कैप बनाता है, वो अपने आप बनाता रहता है उसमें से लेकर के, ऐसा ही होता है ना। तो बिल्कुल वही चीज है। तो कितने आर्टिकल्स हैं, एन डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उसमें से नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट आर्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एनसीआर कहते हैं। ऐसे आप एनपीआर लिख लो, एनपीआर में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स, सिर्फ आपको ये वर्ड चेंज करना है, सिलेक्शन की जगह आपको क्या लिखना है, अरेंजमेंट। लिखो अपने आप, लिखो एनपीआर मींस, एनपीआर मींस नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स, एनपीआर मींस नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। यानी एनपीआर में कुछ नहीं करना, आपको जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन वर्ड को किस में चेंज कर देना है, अरेंजमेंट में चेंज कर देना, और सेम डेफिनेशन रहेगा बेटा, ठीक है। ये सिलेक्शन को अरेंजमेंट कर देना है, और एनसीआर को क्या कर देना है, एनपीआर कर देना है, तो आपका डेफिनेशन बन जाएगा। बन गया, समझ आ गया, क्या कोई प्रॉब्लम है? अब क्या करते हैं, आप याद रखना, हमारे सिलेबस में 3 चीजें हैं, क्या, नंबर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, और सिटिंग अरेंजमेंट। क्या क्या है, नंबर फॉर्मेशन,
वर्ड फॉर्मेशन और तो जो नंबर फॉर्मेशन होता है, नंबर वो परमुटेशन ही है, क्योंकि नंबर में सिलेक्शन होता ही नहीं है, नंबर में होता ही अरेंजमेंट है। जैसे मैं समझाता हूँ, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली, नंबर फॉर्मेशन। क्या मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, नंबर फॉर्मेशन। ध्यान देना बेटे मेरी बात पर, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं ये सारी चीजें, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है क्योंकि ये तो सब थ्योरी है। मैंने बोला नंबर फॉर्मेशन, जैसे सपोज कि अपने पास में वी हैव द 3 डिजिट 1 2 3, है ना, और मैंने आपको क्या बोला कि आप एक काम करो, 2 नंबर ले लो, सेलेक्ट कर लो, तो आप सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। आप 1 और 2 लाए तो वो अपने आप ही 12 बन गया, और आपने 2 और 1 उठा लिया तो वो अपने आप ही क्या हो गया, 21 बन गया। बात समझ गए? आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि यार नंबर फॉर्मेशन में सी कभी आता ही नहीं है। समझ गए मेरी बात? क्या याद रहेगा कि नंबर फॉर्मेशन में, बोले नंबर फॉर्मेशन में सी का कोई काम ही नहीं है। नंबर फॉर्मेशन का तो मतलब ही अरेंजमेंट होता है। तो ये कितने, 3 आर्टिकल यानी 3 डिजिट है। मैंने आपको बोला 2 उठा लो, तो आपने क्या किया, 12 21 13 31, है ना, और बोलो 23 32। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कितने बन गए? अपने आप ही 6 बन गए। आपने जैसे ही उनको चेंज करने का, आप दिमाग में सोच ही रहे हो, इतने तो वो बन ही जाएंगे। तो नंबर फॉर्मेशन जो है डेट इज ऑलवेज द परमुटेशन, वो हमेशा क्या होता है, परमुटेशन होता है। याद रहेगा आपको? ये चीज समझ में आई? अब देखो 1 2 3, 1 2 में से कितने नंबर लिए अपन ने, 2, और कितने अरेंजमेंट बन गए, 6। तो इसे हम क्या बोलते हैं, 3p2। क्या बोलते हैं, 3p2। सॉल्व करो, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 3 - 2 फैक्टोरियल 1, कितना आंसर आ जाएगा, 6। और ये कितने नंबर बने, 6, तो करेक्ट है। कितने बने, 6, तो करेक्ट है। अगर मैं सोच रहा हूं कि यार मैं तीनों नंबर ले लूं क्या, 3p3, अब अगर 3p3 लूंगा तो फैक्टोरियल 3, और 3 - 3 क्या होता है, 0, और फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 6। अगर मैं 2 नंबर लेता हूँ, हेलो, नींद आ रही है आपको? ठीक है ना, अगर मैं 2 नंबर लेता हूं तो भी 6, और मैं 3 के 3 लूंगा तब भी कितने बनेंगे, 6। बनाकर देखते हैं, बनाओ। 1 2 3, 2 बीच में रखना, 3 2 1, फिर 1 बीच में रखना, 3 1 2, 2 1 3, 3 बीच में रखना, 1 3 2, 2 3 1। देखो अब भी कितने बने, 6 बन गए। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब फार्मूला एकदम करेक्ट है कि 3p2 ने हमें क्या आंसर दिया, 6, तो हमने 6 बनाए। 3p3 ने हमें क्या आंसर दिया, 6, तो 6 बनाए। अब हमारे पास 5 डिजिट हैं और हमें दो दो लेने हैं, तो बनाकर देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं बना सकता क्योंकि वो तो बहुत सारे बनेंगे। 5p2 तो फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 3, भाई n/n - r होता है ना, तो फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 3, तो 120/6। 20 वैसे बहुत ज्यादा नहीं होते, बन तो जाएंगे, पर छोड़ो क्यों बनाने हैं। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब वर्ड नंबर फॉर्मेशन में एक और मुसीबत है। दो चीजें होती हैं, समझना ध्यान से, क्योंकि मैंने क्या बोला, अपन एक एक करके आगे बढ़ेंगे जिससे अपने को समझ में आई बातें। तो ये क्या बना, नंबर फॉर्मेशन। लेकिन ये कौन सा नंबर फॉर्मेशन है, ये है विदाउट रिपीटेशन, कि किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना। अगर मुझे रिपीट करने का मौका मिलता, यहां मैंने क्या बोला था, 2 आर्टिकल, अब आप 2 आर्टिकल सेम यानी 1 1 2 डिजिट ले आए, तो इसमें 11 और आ जाता, इसमें 22 भी आ जाता, और इसमें तो इतने और हो जाते हैं। तो ये कितने बन जाते हैं, 9, है ना। तो दो चीजें आ गई, एक क्या आता है, रिपीटेशन, एक क्या आता है, विदाउट रिपीटेशन, है ना। तो रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन का कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला होता है एनपीआर, एक फॉर्मूला होता है n⁻r। क्या बोला मैंने? एक होता है एनपीआर, एक क्या होता है, लिखो नंबर 1। नहीं, एक ज्यादा ले लिया ना। हम्म, चलो जी, शुरू करते हैं। नंबर फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन, राइट। पहला फॉर्मूला लिखो एनपीआर। एनपीआर, नंबर फॉर्मेशन में एनपीआर को कब यूज करना है, आप लिखना
NPR में से क्या लिखोगे? आर डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम N डिफरेंट डिजिट्स। जब आपको N में से R डिजिट लेने हो डिफरेंट, तब आप किसको यूज करेंगे? NPR को। एक सिचुएशन। दूसरा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। मतलब ये कंडीशंस हैं कि NPR कब यूज करना आपने, कि R डिफरेंट डिजिट में से, N में से R डिजिट लेने, एक बात। रिपीटेशन अलाउ ना हो, दूसरी बात। और उन डिजिट्स में जीरो शामिल ना हो, क्योंकि मैंने जीरो कहीं लिया नहीं था, क्योंकि जीरो तो बर्बाद कर देता है ना। देखो कैसे। सपोज करो कि ये डिजिट में मेरे पास 1 ना होकर जीरो होता, तो 02 ये सिंगल डिजिट का रह जाता, और 03 ये भी सिंगल डिजिट का रह जाता। तो जीरो होगा तो अलग फार्मूला होगा, और जीरो नहीं होगा तो NPR में मैं सारी सिचुएशन आपको बता रहा हूं, आपको भूलनी नहीं है कि NPR कब अप्लाई करना है आपको नंबर फॉर्मेशन में, कि जब आपको N डिफरेंट डिजिट में से R डिफरेंट डिजिट यूज करने हो, है ना। और दूसरा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और तीसरी चीज मैंने क्या बोली? लिख दो, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन डिजिट्स। ये जो डिजिट्स हैं, इनमें जीरो शामिल नहीं होना चाहिए। एग्री हैं आप मेरी बात से? तब आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? NPR, है ना। अब नंबर टू पर आप लिखो N⁻R। क्या लिखो? N⁻R कब अप्लाई करना है आप लिखोगे, मैं बोल देता हूं। R डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम, नहीं लिख देता हूं, ऑनलाइन वालों का क्या बनेगा? R डिफरेंट, क्या डिफरेंट का टी गायब, बता दिया करो ऐसी छोटी मोटी बातें। R डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम N डिफरेंट डिजिट्स। पहली सिचुएशन तो वही है। दूसरी, रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउ होना चाहिए। जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। जीरो शामिल नहीं होना चाहिए। अब मैं एक एक एग्जाम्पल फाइनली इसका दूंगा, उसके बाद कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा। उसके बाद तो सिर्फ कल तो क्वेश्चन ही चलेंगे बुक से, तो फिर एग्जाम्पल देने का क्या मतलब है? ठीक है ना, जिससे आपका थिंकिंग लेवल जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए कि यार ये फार्मूले दोनों सही काम करते हैं। फार्मूले दोनों सही काम करते हैं। देखो कैसे। हटा दूं क्या? मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? है जीरो तो उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। अरे आने तो दो वहां तक, फिर वही बात है। आपने बड़े हाई जंप लगाने के लिए तैयार हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। है टाइम क्या? कब? टाइम की इंपॉर्टेंस मुझे सिखा रहे हो? एग्जाम में ना, एग्जाम से पहले थोड़ी होती है। फिर आप जितनी चाहे गलतियां कर सकते हो सिर्फ एग्जाम से पहले, लेकिन वहां जाकर के आप परफेक्ट हो जाने चाहिए वहां तक। तो सिखाया तो ऐसी जाए जिससे आप परफेक्ट हो जाएं। तो फिर आप कम से कम दो मेथड तो सीखो। इसमें चार होते हैं टोटल नंबर फॉर्मेशन में, अभी हमने दो ही किए हैं। पहले दो का एग्जाम्पल करते हैं। देखो आप बोलो, कितने डिजिट ले लूं? थ्री। थ्री में से टू का बनाऊं या फोर से थ्री का? फोर से थ्री तो बहुत हो जाएंगे, बनाते बनाते पीरियड निकल जाएगा। थ्री से टू ले लो। आपने सिर्फ फॉर्मूले को चेक करके तो देखना है। तो बोलो, नंबर ले लेता हूं मैं इस बार, जैसे टू, थ्री,
4, ये ले लिए। अब इसमें से एक तो मैं क्या बनाऊंगा, रिपीटेशन वाला, और मैं क्या करता हूं, मेरे पास नंबर है 3 टेकन आउट 2 एट ए टाइम, आर कितना रखता हूं 2। पहले केस में क्या बनेगा, 3p2, 3p2 कितना होता है 6 आएगा, तो ये बनेंगे 23, 32, 34, 43, 24, 42, राइट। ये बन गया फर्स्ट केस। सेकंड केस मैंने बताया n पावर r 3 पावर 2 9। ये कब है, आपने डिजिट 2 लेने हैं लेकिन आपको रिपीट करना अलाउ है। तो देखो आप क्या करेंगे, 23, 32, 34, 43, 24, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा 22, 33 और 44 कितने बन गए, 9। ठीक है ना। अब थर्ड केस बताने जा रहा हूं, रिपीटेशन अलाउ नहीं हो और उसमें 0 शामिल हो। अगर सपोज कि आपके पास डिजिट होते 0, 3, 4, क्या होते 0, 3, और आपको क्या करना है, 3 में से 3 डिजिट लेने हैं। तो 3p3 क्या होता है 6। तो जब आप 2 3 4 लेते हैं, कितना लेते हैं, तो देखो नंबर क्या बनता है, 2 3 4 4 3 2, 4 2 3 3 2 4, 2 4 3 3 4 2। ये कब होता कि अगर ये 3 के 3 हमें क्या करने होते, यूज करने होते, लेकिन अभी मेरे पास ये डिजिट है। अब जो अरेंजमेंट है ना, वो कहता है यार मुझे चेयर अरेंज करनी है, डिजिट अरेंज करने, मेरे लिए तो एक ही बात है। वो 0 को पहचानता ही नहीं है, वो तो बस अरेंज कर देता है। समझ गए मेरी बात, क्या नहीं करता वो, 0 को पहचानता ही नहीं, वो तो अरेंज कर देता है। तो देखो अगर नंबर फॉर्मेशन करना हो तो अब इधर जो 2 थे वहां मैंने क्या कर दिया 0, तो इसका मतलब पहला नंबर बनता है 034, 430, 403, 304, 043, 340। क्या मेरी बात समझे, कहा लास्ट में 0 है, चलो अब ठीक हो गया। तो मैंने जितने 2 थे वहां 0 कर दिया, तो एक प्रॉब्लम हो गई क्या, हाँ, कि मैं क्या बना रहा था 3p3, यानी 3 में से 3 डिजिट लेके चल रहा था, लेकिन 0 ने क्या किया, एक तो ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, ये 3 डिजिट का नहीं बनाया। क्योंकि मैंने क्या बोला कि फार्मूले को नहीं पता कि चेयर कौन है और 0 कौन है, वो तो क्या करता है अरेंज कर देता है। तो उसने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तभी तो लिखते हैं क्या कि एन डिफरेंट आर्टिकल्स आर डिफरेंट आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स और डिजिट में एक्चुअल में तो फर्क होता ही है यार। तो इसको मेकअप करने के लिए कि यार ये जो प्रॉब्लम आती है कि जब हम 3 डिजिट के नंबर बना रहे थे तो बनने कितने चाहिए थे 6, और बनने कितने 4। तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है, आप लिखो नंबर 3। क्या लिखो, पहले 2 फार्मूले हो गए थे ना, नंबर फॉर्मेशन में लिखो नंबर 3। फॉर्मूला है NPR माइनस n-1 PR-1। ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है, NPR माइनस n-1 PR-1। चेक करो जरा फार्मूले को, इधर ले आओ। NPR यही था, n-1 PR-1। अब बेटा 3 से 3 ही बना रहे थे ना अपन। अब n-1 2p2, 3p3 होता है फैक्टोरियल 3, और 2p2 होता है फैक्टोरियल 2। फार्मूला लगाओगे ना आप 3p3 का, तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल 3/3 तो 0 होता है, तो 0 फैक्टोरियल 0 1 होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो फैक्टोरियल 3 कितना हो गया, 6 - 2 इज इक्वल टू, तो देखो 4 ही तो थे, 1 2 3 4। तो फार्मूला सही है। कब लगाना है, जब 0 इंक्लूड हो, यानी कहने का मतलब कंडीशन यही, इसमें 0 इज नॉट, जब 0 इंक्लूड नहीं है तो NPR, और जब 0 इंक्लूड है तो NPR में से उनको माइनस करना पड़ेगा जिनमें आगे 0 आ गया था।
रिपीटेशन का तो है ही, होता ही नहीं है इसमें फॉर्मूला। वो तो रिपीटेशन आ गया तो फिर तब का तभी देखेंगे सिचुएशन क्वेश्चन में कैसी बनती है, ठीक है ना। तो आप लिख दो इसमें क्या, टेकन आउट, टेकन आर डिफरेंट डिजिट्स, आर डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम एन डिफरेंट डिजिट्स। ओके, और क्या था, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और क्या था, जीरो इज इंक्लूडेड, जीरो इज इंक्लूडेड, जीरो इज, ये आपका थर्ड नंबर फॉर्मूला था। नंबर 4 पे आओ, नंबर 4 पे आ जाओ। टाइम हो गया क्या, कितने मिनट बाकी हैं, 12 मिनट ना, ठीक है, हो जाएगा। 4 नंबर बहुत काम का है, ठीक है। इस पे अभी शायद लास्ट ईयर के दोनों पेपर में से कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे मान लो आपने 3 डिजिट के नंबर बनाए। अरे क्या हो गया, रिमोट किसके पास है, रिमोट पास रखो मत, एक बार ऑन करो उसको अलग रख दो, हैं। देख यार, मेरी क्लास डिस्टर्ब कर रहा है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा इतना अच्छा, मैं बहुत आज आपको पढ़ाने के लिए घर से बहुत सही मूड बना करके चला था, क्योंकि मुझे पता था परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाना है। और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने 11th में पढ़ा, और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। और आपको अभी तक जितनी चीजें बताई कोई दिक्कत आई क्या, और ये बीच में तुम ये चू चू कू कू करनी शुरू कर दोगे तो कैसे काम चलेगा यार, गलत बात है ये, नहीं क्यों बंद कर दे, तो कुछ मत कर, बस चुपचाप बैठो, जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि जितने भी आप नंबर बनाते हो, जितने भी आप, ये उनका सम कर देता है। ये बहुत मस्त फार्मूला है। जैसे हमने 3 डिजिट के नंबर बनाए थे ना, ये बनाए थे सारे, 2 3 4 था। अगर मैं 2 3 4 का सम करूं, क्या करूं इसका, तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 3 डिजिट जो दिए होंगे वो लेने पड़ेंगे। सर प्लीज शो द लास्ट पेज, मैं बाद में क्यूआर कोड ही जनरेट कर दूंगा, पूरा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है ना। और लास्ट पेज तो वैसे ये है, अभी मैं यहां तक पहुंचने वाला हूं, मैं कुछ बताना चाहता था। इधर देखो, इनका सम करोगे ना आप, तो अगर मुझे 3 डिजिट दिए होंगे तो पहला काम मैं क्या करूंगा कि मैं 3 डिजिट से कितने नंबर बना सकता हूं, और फिर उसका सम करूंगा। तो एक ऐसा फार्मूला है, नंबर बनाने की जरूरत नहीं, सीधा सम कर देता है। देखो, 4 और 2 6 और 3, 9 और 4, 13 और 3, 16 और 2 18, 18 और 1 19, और 18 और 1 19। नहीं समझे, अरे डिजिट तो वो के वही है ना सारे, चेक करो, 2 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 2 तो वही है। तो जब एक बार 18 बना तो फिर 18 और 1 19, और 18 और 1 19, ये क्या था, ये तो मैं कर सकता हूं ऐसे सीधा। एक्चुअली कैसे करना था आप समझना, ओरिजिनल फार्मूले पे आना। लिखो, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला है ये। कैसे करते हैं, यहां पर लिखते हैं सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई n टाइम्स। क्या लिखा मैंने, n टाइम्स। मैं, अरे मैं समझाता हूं आपको, अब आप देखो, बहुत ध्यान से समझना, अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको टोटल करके दिखाया था, उसमें मेरे पास डिजिट क्या थे, 2 3 4 थे, क्या थे, 2 3। देखो, सम ऑफ डिजिट्स 2 प्लस
3 + 4 n-1 कितने डिजिट थे? 3। तो 3 - 1 का फैक्टोरियल 111 जितने डिजिट थे उतनी बार ही लिखना है। अगर 4 डिजिट हो तो 4 बार लिखेंगे और 5 हो तो ये इसलिए क्योंकि आपके पास वो तो कितने भी नंबर का दे सकता है, बट ये फॉर्मूला उसको भी सॉल्व कर देगा, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मान लो कि मुझे 4 डिजिट बनाने होते तो 4 डिजिट में 4 × 4 24 बनते। तो पहले 24 बनाना और फिर उनको ऐड करना। इट्स नॉट ए इजी टास्क, लेकिन फॉर्मूला कर देगा। 4 और 3 7 और 2 9 और 3 - 1 2 और 1 1 1 9 2 जा 18 18 1 जा 18 18 1 जा 18 और 1 19 18 1 जा 18 और 1 कितना टोटल किया था मैंने पहले? देखो चेक करो कितना था, 1998 था ना। और फार्मूले में कितना टोटल किया है? n टाइम्स, मतलब जितने डिजिट हैं जितने। आपने नोट कर लिया? एक पूरा क्वेश्चन लिखो आप अच्छे से, ताकि आपको सारी चीजों का मतलब समझ में आए, ठीक है ना? है टाइम होने वाला है, तो सॉल्व तो आप नहीं करना, मैंने तो क्वेश्चन लिखना है ना। टाइम की बहुत परवाह रहती है आपको। हाँ, क्लास आधा घंटा कम कर दी ना। आए बढ़िया हो गया। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ all numbers all numbers all numbers formed by digits 2 3 4 6 2 3 4 6. Find the sum of all numbers formed by digits 2 3 4 6 without repetition. Without repetition. ठीक है ना? तो ऑल थोड़ा सा गड़बड़ है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय डिजिट्स का मतलब वैसे तो 4 डिजिट से 3 वाले बन सकते ना। कुछ ऐसे लिखना था कि 4 में से 4 यूज करने हैं, 4 डिजिट्स आउट ऑफ 4 डिजिट, ऐसा कुछ। आप समझ गए ना मतलब? अब जब बुक में आएगा तब वो करेक्ट हो जाएगा, आप सेंस पे जाओ। तो अब देखो, मुझे अगर सम करना है तो 2 3 4 6 करेक्ट है। 4 - 1 और 1 1 1 1, ये कितना है? 15 6 हो गया। 9 9 9 आ गया ना सम, है ना? अब टाइम बताओ, सही सही टाइम तो एकदम करेक्ट। अभी मुझे कल फिर आधा घंटा और देना पड़ेगा थ्योरी को, क्योंकि पहले वर्ड फॉर्मेशन रह गया ना। वर्ड फॉर्मेशन बताना पड़ेगा। ओके बाय क्लास, ऑनलाइन क्लास।